अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर बेटा आपका जो केमिस्ट्री का आज का लेक्चर है वही हम फर्स्ट ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे और साथ में हमारे पास जो है आपको मैंने एक बात जो बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट या सेकंड ईयर की मैथ में है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन की एक आप जो ड्रॉ करते हैं, जो ग्राफ पे आप ड्रॉ करते हैं। ग्राफ आपने देखा होगा, ड्रॉ भी किए होंगे। ठीक है, एफएससी तक। उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और वाई एक्सिस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कि एक्स एक्सिस की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी उसी तरह ही आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यू भी चेंज होगी। इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सही हो गया। एम आपके पास क्या है? स्लोप होती है। स्लोप इज़ क्या? व्हाट इज़ स्लोप? स्लोप होती है कि जो आप कर्व या जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास सी है। सी आपका इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है? हमारे पास ग्राफ में जो दो आपके पास वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को जो लाइन काटते हुए गुजरी होती है, यहाँ पे ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। इंटरप्ट उसने किया, उसको उसने इंटरप्ट किया है। इंटरप्ट का मतलब हो जाता है आपके पास उसको काटा है। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की। आपके y एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू हो, उसको आप कहीं किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। mx प्लस c को, x इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m इज़ योर स्लोप, c इज़ योर इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। अब कल हमने लास्ट लेक्चर तक हमने क्या किया था? हमने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसकी हमने हाफ लाइफ तक निकाल लिया था। के की वैल्यू को हम किस तरह ग्राफ पे इंटरप्रेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन नंबर 13 है उसको हमें पहले स्ट्रेट लाइन में लेके आना पड़ेगा। ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन में कैसे लेके आएंगे आप उसको, वो देख लेते हैं। आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, दैट इज़ योर के इज़ इक्वल, ठीक है, 2.303 एंड लॉग ए माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो ये है, इसको अब मैं किस तरह इस इक्वेशन में लेके आऊँगी जो कि मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। दिस इज़ योर सोल्यूशन। अब इसमें हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। किस तरह करोगे? इस टी को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा। इसको ऊपर है इधर बटे में ले आओ, ये बन जाएगा। पीछे हमारा रह जाएगा ये चीज़। क्लियर होगी बात? अब मैंने लॉग को पीछे क्या किया था, माइनस था वो, मैंने तब उसको बटे में लेके आई थी लास्ट लेक्चर में। अब मैं इसको वापस इस फॉर्म में लेके जाती हूँ, अलग अलग लॉग में। लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो गया। ठीक हो गया। अब इस माइनस वाले इस पूरे टर्म को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी और इस वाली पूरी टर्म को उठा के आप इस साइड पे ले आएंगे। इस साइड पे मतलब यहाँ पे, अब ये प्लस में है, इधर आएगी बराबर के, दूसरी साइड पे माइनस में चली जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये आपकी एक इक्वेशन तैयार होगी। अब इसमें ये क्या क्या बना है, ये आपको जो साइड बनी है ये y बना है इक्वेशन का। ठीक हो गया। ये जो आपकी साइड बनी, ये जो चीज़ है आपके पास, ये आपका c बना है। सही है। और ये जो आपके पास माइनस के ओवर 2.303 है, ये आपका m है। सही है। और t जो है यहाँ पे आपका ऊपर टाइम जो नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई में, ये आपके पास x है। आप मुझे ये कहें कि मैम आपने इस तरह क्यों किया है इसको? ठीक है, log a जो है हमारे पास वो m x क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे log a आपकी एक टर्म है, एक चीज़ है ये। ठीक है, इसको आप m x नहीं लिख सकते, हम इसको c मेंशन करेंगे। ठीक है। और t जो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। आपका रिएक्टेंट जितना टाइम लगेगा, उसे जितना टाइम आप देंगे उतना ही वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रोडक्ट आपके जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब प्रोडक्ट ही आपका देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है a माइनस एक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसको आप ग्राफ में किस तरह पुट आउट करेंगे? अब ये माइनस के ओवर 2.303 है, तो ये स्लोप आपकी नेगेटिव स्लोप हम हमेशा इस तरह मेंशन करते हैं और पॉजिटिव स्लोप हमारी इस तरह मेंशन की जाती है। ठीक है, याद रखें हमेशा ऊपर से नीचे को नेगेटिव स्लोप आती है m। ठीक है, बाकी t आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया। लॉग a जो है आपका ये यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं, और लॉग a
माइनस एक्स आपका ये वाई एक्सिस आ गया। तो वाई एक्सिस की आप वैल्यू कहीं भी आप इजीली मालूम कर सकेंगे, ठीक है। बाकी गैसियस फेज़ में ऐसा आप ना करें, कोई मसला नहीं है, आप इतना कर लें आपका क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स पे आ जाएं जी। गैस फेज़ में एग्जांपल्स आ रही हैं। गैस फेज़ में जो है वो कहता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 की जो ब्रेक डाउन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह N2O5 की जो ब्रेक डाउन है वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगा, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आप कर लें, इट्स इनफ। इसी तरह सोल्यूशन फेज़ में आपने करने हैं तो वो भी आप दो अदद कर लें। आपकी ये कर सकते हैं आप डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन, दिस इज़ आल्सो योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भी ज़रूरी हैं, तो ये हम साथ साथ करते रहेंगे। अभी जो हमने करना है दैट इज़ योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज़ मेंट बाय सूडो? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। असल में वो फर्स्ट ऑर्डर ना हो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, ठीक है। फॉल्स चीज़, सूडो नकली चीज़, ठीक है, बिहेव करना इस तरह। Those reaction which obey a first order reaction although more than one molecule are involved in the chemical reaction are called pseudo first order, ठीक है ना। मतलब ये कि वो फर्स्ट ऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं, ऑर्डर उनका फर्स्ट है लेकिन उनमें एक से ज़्यादा केमिकल्स हिस्सा ले रहे हैं। हमने यही कहा था ना कि एक केमिकल की एक पावर के साथ हमने इसको चलाना है, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक हो गया, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह वो कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास रिएक्शन कैरिड आउट विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट विद द कॉन्सिक्वेंस दैट द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसका क्या मतलब है बेटा? ऐसे रिएक्शन जिनमें के दो रिएक्टेंट रिएक्शन दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है या जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, वो लार्ज एक्सेस में है, और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो कम एक्सेस में मौजूद है, ठीक हो गया। जो चीज़ लार्ज एक्सेस में मौजूद है उसका क्या है, उसकी तो आप थोड़ी सी भी अमाउंट इसमें खर्च हो जाएगी ना प्रोडक्ट में, ठीक है, बनाने में, तब भी ऐसा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसकी क्वांटिटी वो हमेशा लार्ज ही, ओवरऑल क्वांटिटी पे उस पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे आप यूँ समझ लें, एक मन गंदम है, ठीक है, एक मन गंदम में से 40 किलो गंदम होती है, आप 1 किलो भी निकाल लें, आपको ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा उस एक मन गंदम के हुजम में, वो आपको उतनी ही लगेगी कि एक मान ही है। 1 किलो निकालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। आप 1 किलो निकाल के बेशक आटा वगैरह बना के रोटी पका के खा लें, किसी को भी नहीं अंदाज़ा होगा कि आपने एक मन गंदम में से 1 किलो गंदम निकाली है, ठीक है। तो लार्ज एक्सेस वाले कंपाउंड जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन पे असर नहीं पड़ता, तो उसकी ऑर्डर हम नहीं काउंट करते। हम सिर्फ दूसरे रिएक्टेंट का ऑर्डर देखेंगे, उसका क्या ऑर्डर बनता है, जिसके रिएक्शन में काम करने से, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन में, ठीक है। एग्जांपल आ गई तो हमारे पास है A+B है, प्रोडक्ट में बना रहे हैं, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन से ही आपका रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा, ठीक है। और क्योंकि आपके पास बी हमारे पास यहाँ पे लार्ज एक्सेस में है, तो हमने उसको क्या किया है, निगलेक्ट कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया। हमने सिर्फ ए की कंसंट्रेशन चेक करनी है कि ए की कंसंट्रेशन हमारे पास किस तरह चेंज हो रही है और किस तरह हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल उसने आपको दी है सूडो फर्स्ट ऑर्डर की, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके पास है मिथाइल एसीटेट, वाटर में आप इसको हल कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव मीन्स एसिड, और ये टूट के आपको एसिटिक एसिड बना रहा है और एक अदद अल्कोहल बना के दे रहा है, ठीक हो गया। अब ये कहता है कि हमारे पास मिनरल एसिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा मौजूद है। वाटर के अंदर जो मिनरल एसिड आपने मिक्स किया है इसकी कंसंट्रेशन लार्ज है, हाई कंसंट्रेशन है। जो हमने चेक करनी है कंसंट्रेशन, वो सिर्फ हमने इथाइल एसीटेट की या मिथाइल एसीटेट की ही चेक करनी है कि किस तरह उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और किस तरह वो आपके पास आपके प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल कर रही है। कहता है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड टाइट्रेटिंग विद अ standard alkali at definite time interval since free acetic acid is produced in the
रिएक्शन। हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को चेक किस तरह करते हैं कि किस तरह रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है। हम थोड़ा थोड़ा रिएक्शन जो है वो मिक्सचर वो निकालते रहते हैं और उसको हम किसी अल्कली NaOH वगैरह जैसे कि बेस है उससे टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेशन आपने सेकेंड ईयर में आई नो आपने प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे, लेकिन टाइट्रेशन क्या होती है कि एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है और जब वो आपस में मिल के न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो हम वो रिएक्शन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। साथ में उस रिएक्शन में हमने एक इंडिकेटर डालना होता है। इंडिकेटर क्या चीज़ होती है? इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल होता है जिसके कलर तब्दील होने से हमें रिएक्शन का पता चलता है कि आया रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या अभी हमारा रिएक्शन रहता है होने वाला। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, फिनोफ्थलीन का क्या होता है जी, पहले डार्क पिंक कलर का होता है, वो पर्पलिश सा डार्क पिंक कलर। जैसे जैसे रिएक्शन होता है उसका आपस में, मतलब एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो वो फिनोफ्थलीन का जो इंडिकेटर है उसका कलर वो लाइट पिंक हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये हमने काम करना है ताकि हम उसको चेक करते रहें। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ़ टाइम इंटरवल्स के बाद आप उसको चेक करते रहेंगे और आप उसकी कंपोजिशन चेक करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे पास कितना एसिटिक एसिड बन रहा है। जितना एसिटिक एसिड आपका बन रहा होगा आपका इसका मतलब है उतना ही आपके पास एस्टर जो है वो टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। क्लियर होगी बात? अगर कोई मसले मसाइल हों तो आप इसको चेक करेगा और ये बी आपने यूज़ करने हैं एज़ की जगह यहाँ पे।